हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गार्डन में। तो आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या का रूप P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट ए में जो है ऑप्शन √49/64 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए क्या होता है कि जो यदि मेरे सामने ध्यान रखिएगा, यदि अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या को, सिंपल सा है कि परिमेय अपरिमेय को देखना है, तो सिंपल सा कंडीशन देखेंगे कि यदि कोई अभाज्य संख्या जैसे कि 7 आ गया है ना, और 7 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, ये सब यदि रूट के अंदर रहे, है ना, रूट के अंदर रहे, तो ये सभी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाता है। ये सभी क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि यदि इस रूट के अंदर रहे तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीधा जो है कि उसको हम परिमेय अपरिमेय में नहीं देखते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका कंडीशन क्या हल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 49 का कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा, और इसका जो है कि कितना हो जाएगा 64 का, इसका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 7/8, चूँकि परिमेय संख्या का एक और कंडीशन होता है कि एक के अलावे कोई दूसरा जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरा ए का सॉल्यूशन। यहाँ पे देखते हैं कि 81 का जो है कि 9 आ जाएगा, लेकिन 91 एक अभाज्य संख्या हो जाता है, तो ये नहीं होगा मेरा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 31 अभाज्य संख्या है, यह भी जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 49 का तो निकल के आ रहा है, 7 आ जाएगा इसका, लेकिन जो है कि यहाँ पे 101 जो दिया गया है, इसका जो है कि स्क्वायर रूट पूरा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, इन चारों में से मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे सवाल को। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अभी हम ऊपर में देखें क्या, परिमेय संख्याओं को, अब यहाँ पे हम लोग अपरिमेय संख्या को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, √9, दूसरा √20, फिर √25 और √49। तो यहाँ पे जो है कि इसका यदि स्क्वायर रूट करेंगे, 9 का करेंगे तो मेरा 3 निकल के आता है, और यदि जो है कि हम इसका करेंगे √20 का करेंगे तो इसका 2√5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे यदि इसका करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यदि हम 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 आता है। तो 7 P/Q के रूप में है, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसके नीचे भी 1। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये √5 जो है, ये तो मेरा परिमेय संख्या है 2, लेकिन √5 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय है ना, √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है, इस पर हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में जाके कि √5 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि 2 मेरा परिमेय संख्या और √5 क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो है कि ये क्या हो जाता है, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, तो ये भी P/Q के रूप में है। तो पूछ क्या रहा था, मेरा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या तब मेरा क्या हो जाएगा, √20। तो ये हो जाएगा मेरा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कि जो है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है। तो यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए, बहुत आसान होता है, बहुत सारे बच्चे जो है कि पाई के बारे में पता होना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या होता है ना, पाई अपरिमेय संख्या होता है। और जो है कि यदि हम इसके वैल्यू के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू जो होता है कितना होता है,
22/7 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। इसका मान जो है कि क्या होता है, परिमेय संख्या। जो हम 22/7 रखते हैं ना वैल्यू इक्वेशन को, सब किसी भी सवाल को सॉल्व करने में, तो यह मेरा वैल्यू क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि π/2 क्या है। तो π/2 क्या हो जाएगा, जब हम अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो मेरा भागफल जो निकल के आएगा ना, वह अपरिमेय संख्या ही निकल के आता है। अतः यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या होगा, है ना। हम लोग परिमेय संख्या में नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 के जगह पे 7 भी दे सकता है या कुछ भी दे सकता है, कोई भी संख्या दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि अपरिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है। 2 का अधिकतम घात क्या है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1440 का एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो पता है हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड यानी कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1440 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 720, फिर 2 से 360, फिर आगे 2 से 180, फिर आगे 2 से 90, फिर इसका 2 से कितना हो जाएगा 45, फिर इसका 2 से तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से तो अब ये डिवाइड नहीं हुआ, 3 से करते हैं, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15, तो फिर 3 से तो कितना आया 5। तो ये सभी अभाज्य संख्या के रूप में इसका खंडन कर दिए। तो इसको हम जो है कि 1440 जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1440 बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5, तो 5 सॉरी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, ये इस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं। और देखिए इसमें से देखेंगे 1 2 3 4 5, तो यानी कि 2 का मतलब कितना बार गुना हुआ है, 5 बार हुआ है, तो 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं। फिर 3 का कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और 5। तो यहाँ पे पूछ रहा था 2 का अधिकतम घात, तो 2 का अधिकतम घात क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो मेरा सही आंसर सी हो जाएगा। यदि इसी में से पूछ देता 3 का अधिकतम घात क्या होता है, तो 3 का अधिकतम घात 2, 5 का घात, तो 5 का घात 1 आ रहा है, तो 1 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा, यानी कि जो है कि महत्तम क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन क्रमिक होना चाहिए। क्रमिक जैसे कि सम संख्या का बात है तो 2 से पूरा कटना चाहिए। तो जैसे कि 2 कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, ये सभी सम संख्याएँ हैं, है ना। तो इसमें से कह रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए। जैसे हम 4 और 6 को ले सकते हैं, 6 और 8 को ले सकते हैं, 10, मतलब इस प्रकार से क्रमिक संख्या, किसी भी क्रमिक संख्या। तो हम क्या बताएं, सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बहुत सारे सम संख्या उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सम संख्याओं का HCF पूछ रहा है। तो क्रमिक 2 क्रमिक सम संख्या का, तो 2 क्रमिक सम संख्या यहाँ पे उठा के कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान के चलिए हम 8 और 10 ले लेते हैं, दोनों क्रमिक संख्या है ना। तो यहाँ पे जो है इसका HCF पूछ रहा है क्या होता है ना। तो HCF इसका ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आएगा, है ना। तो किसी भी संख्या का HCF क्या निकल के आता है, तो हम सबसे पहले HCF निकाल के देख लेते हैं। HCF देखिए क्या होता है कि वह जो है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को विभाजित कर सके, है ना, जो दोनों संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं इसमें से कि यदि जो है कि जैसे कि 2 से 8 भी डिवाइड हो रहा है और 10 भी, तो यानी कि पहला एक तो कंडीशन मेरा 2 आ गया, चूँकि 2 से ही दोनों संख्या डिवाइड हो जाता है। फिर 3 लेंगे, 3 से तो कटने का कोई बात है नहीं, चूँकि 3 के पहाड़ा में देखते हैं कोई भी नहीं आता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं। इस प्रकार से जो है कि 2 के अलावा कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है।
तो सबसे पहला कंडीशन तो ये मेरा आ गया। अब अगला देखते हैं कि ये जो है कि मेरा निकल के आ गया 2, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एक और ट्राई कर लेते हैं कि कोई चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी 2 क्रमिक संख्या ले सकते हैं, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे 12 और 14 ही ले कर देखते हैं। तो 12 और 14 में भी देखते हैं कि यहाँ पे शुरुआत करेंगे 2 से, तो 2 से तो कट रहा है, दोनों डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से 4 से 12 कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर 7 से ये कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो कुल मिला के कहा जाए यहाँ भी क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार हम कोई भी यदि 2 सम संख्या का बात कर रहे हैं ना, 2 क्रमिक सम संख्या का बात कर रहा है, हाँ, तो इसका जो है कि HCF क्या हो जाएगा मेरा 2 ही हो जाएगा। तो ये मेरा सही आंसर। तो 2 के जगह पे कभी कभी 3 संख्या भी पूछ देता है, 3 क्रमिक संख्या में। तो 3 क्रमिक संख्या का कंडीशन भी समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे 8 है, 10 है और 12 है। तो 8, 10 और 12 है, तो इसमें से क्रमिक संख्या को देखेंगे तो यहाँ भी मेरा क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकाल के देख लेंगे तो यहाँ भी मेरा 2 ही निकल के आएगा। यानी कि इनमें से यदि निकालेंगे HCF तो 2 ही निकल के आता है। तो इस प्रकार से जो है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन पहला है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो, तो सबसे नॉर्मल सा बात है इसको बनाना, सॉल्व करना, कि हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या कोई भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग 7 ले लेते हैं, तो ये किससे डिवाइड हो सकता है। अभाज्य संख्या का मतलब है या तो वह 1 से ही कटेगा या तो वह स्वयं से ही कटेगा, है ना। तो यानी कि इसका एक ही फंडा है, अभाज्य संख्या का मतलब ये 1 से किससे विभाजित होगा, 1 से या तो या स्वयं से, है ना, 1 से या स्वयं से, ये कंडीशन पे ही अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या में तो कोई भी अभाज्य संख्या 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 50 ले लें, तो अभाज्य संख्या कितना भी होगा तो उस सब में से यदि कोई भी 2 संख्या ले लेंगे, यदि 7 और 11 ही ले लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो दोनों का यदि हम गुणनखंड करके देखें, जैसे 7 का गुणनखंड करेंगे 1 गुना 7 हो जाएगा, और 11 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुना 11 हो जाएगा। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मोसो क्या निकल के आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कोई भी संख्या ले लेंगे तो उसका मोसो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो ये जो है कि देख रहे हैं कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या मेरा दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है ना। कोई भी संख्या ले लेते हैं तो उसके बीच में जो है कि देख लेते हैं, जैसे कि 1 और 2 ये संख्या ले लेते हैं, 1 और 2 के बीच में कितना जो है कि अपरिमेय संख्या को ले सकते हैं। 1.1 है ना, 1.2, 1.3, 1.4 इस क्रम में यदि देखेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा कि मेरा अपरिमेय संख्या है। तो इस क्रमबद्ध तरीके से हम बहुत सारे अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं, अर्थात हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इसके आगे यदि लिखना चाहे 1.11, 1.21 कुछ इस प्रकार का भी लिख सकते हैं। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और यदि इसमें से परिमेय संख्या के अलावा अपरिमेय संख्या भी पूछ दे तो अपरिमेय संख्या भी हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का मोसो 15 और लॉसो 30 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है मेरा ए 450, बी 250, सी 350 और डी 550। तो मेरा सही क्या होगा। तो सबसे पहले इसके लिए बहुत ही आसान है कि एक सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है कि मेरा सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल
तो दोनों संख्या मतलब दो, कोई भी संख्या ले सकते हैं, दो संख्या हो सकता है, पहली संख्या या दूसरी संख्या के रूप में भी लिखा जाता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मेरा, मौसो गुना लसो, यानी कि महत्तम और लघुत्तम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस सूत्र को हम लोग याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के आधार पे हम लोग किसी भी संख्या का महत्तम और लघुत्तम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम आगे सवाल भी बताएंगे। तो यहाँ पे इस सूत्र को हम याद रखेंगे। तो दो संख्याओं का जो है कि गुणनफल बराबर क्या होता है, मौसो गुना लसो होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मौसो और लसो दिया गया है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र ही बन जाता है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल कर देंगे। तो मेरा महत्तम है 15 और लघुत्तम है 30। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि 450 हो जाएगा। मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो बिल्कुल जो है कि ये आप लोग देख के जो है सिर्फ बता सकते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है, किसका अशांत है। एक नॉर्मल सा जो है कि आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि क्या इसका प्रोसेस होता है। तो सिंपल सा प्रोसेस ये होता है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे बता देते हैं कि यदि किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक में हर का जो है कि गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, या तो केवल 2 हो जाए, हम यहाँ पे लिख देते हैं केवल 2 या केवल 5, केवल 2 हो जाए गुणनखंड या केवल 5 हो जाए। हाँ, या तो कहेंगे कि 2, 5 दोनों। यदि इस कंडीशन में है ना, किसी भी जो है कि किसी भी पूर्णांक का हर जो है, किसी भी भिन्न का हर यदि जो है कि उसका गुणनखंड केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आता है, तो इसी कंडीशन में शांत हो सकता है। बाकी इसके साथ कोई भी संख्या आ जाए तो शांत नहीं होगा। तो अब इसको ध्यान में रखना है, पूरा रट्टा मार के माइंड में सेट कर लेना है कि यानी कि ये चीज़ पूरा माइंड में फिट रहना चाहिए कि 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2, 5 दोनों आना चाहिए। ऐसा सवाल कभी भी मिस नहीं करेगा। तो ध्यान रखना है कि इसमें से जितने भी हम सवाल बता रहे हैं कि भले जो है कि यह सेम टू सेम सवाल नहीं आए, लेकिन जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल का व्यास जो है यही रहता है। चूँकि हम सभी क्वेश्चन को पूरी बारीकी से उठा के लाए हैं कि किस टाइप का पूछा जाता है, तो इसी टाइप का पूछा जाता है। तो इसको फिट रखिएगा माइंड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, पूछ रहे किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा हम लोग देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1600 है ना, नीचे में क्या है 1600 है। तो 1600 है, यदि इसका हम जो है कि गुणनखंड करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो पहले हम ऑप्शन जो शेष ऑप्शन है इसी का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 21 का गुणनखंड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 और 7 आ गया, तो ये तो मेरा अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है, शांत का। तो ये तो मेरा सबसे पहले ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि 88 है, तो 88 का हमको गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, गुना 11। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 11 आ गया। ये भी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखेंगे कितना है, 75 है। तो 75 का भी हम लोग गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 से यदि इसको भाग देंगे, 3 दूना 6 और जो है कि 3 पचे 15, तो 25। हाँ, और 5 और 5 ये गुणनखंड आता है, यानी 3 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे आ गया मेरा क्या, 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1600 का जो है कि गुणनखंड करके देख सकते हैं आप लोग, केवल 2 आएगा। इसका क्या आएगा, 2 या 2 या 5 दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे जो है 1600 का भी करके देख ही लेते हैं। 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे 400, फिर 2 से करेंगे 200, फिर 2 से करेंगे 100, फिर 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25 और 5
25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5, तो केवल मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, शांत होगा। तो ध्यान में रखना है केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए या 2 5 दोनों आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो अशांत में लिखेंगे, और जो है कि यदि जो है कि यह आता है तो हम उसको डायरेक्ट शांत कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि कह रहा है यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न में कि 2.1211121111 इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से यदि कोई संख्या है तो वह संख्या मेरा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, पूर्णांक संख्या या अपरिमेय संख्या या सम संख्या क्या होगा मेरा। तो यहाँ पे जो है कि मेरा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या। अब कैसे हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कभी कभी हम लोग को उलझाने के क्रम में पूछ देता है कि 1.33 इस पे जो है रेकरिंग दे देता है, रेखा कोष्ठ पूछ देता है कि यह कौन सी संख्या है। या तो हम गलती कर देते हैं कि इसको देख के हम कहेंगे कि यह जो है कि ये मेरा अपरिमेय है, तो इसको भी हम कह देंगे अपरिमेय है। लेकिन ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अनावृत्ति रूप से जो बढ़े दशमलव प्रसार हो जिसका, तो वह क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय हो जाएगा। जिसका आवृत्ति में होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेरा जो है कि प्रत्येक टर्म के बाद चेंज हो रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, एक निश्चित संख्या को नहीं चल रहा है, एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम ध्यान रखेंगे कि वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यदि संख्याओं का पुनरावृत्ति समान रूप से हो तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, मेरा परिमेय संख्या हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि यदि हम कहेंगे 0.3 पे डैश दे दिए, या इसी को हम लोग 0.3333 ऐसे करके बढ़ा दिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं निश्चित संख्याओं का जो है कि क्रम चल रहा है, इसको हम कह देंगे कि परिमेय संख्या है, इसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। लेकिन ऐसे कंडीशन में अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे 2 दशमलव मेरा 2 3 5 6 4 और कुछ संख्याओं के ऊपर है ना, इस प्रकार का रेखा कोष्ठ बना रहता है। कुछ संख्या यहाँ पे 5 6 और 4 के ऊपर रेखा कोष्ठ दिया है। कहने का मतलब आगे जो संख्या की पुनरावृत्ति होगी वो मेरा 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा। तो एक निश्चित संख्या को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये संख्या क्या हो जाएगा, मेरा ऐसा संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन यदि संख्या बार बार चेंज होगा तो मेरा अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को माइंड में सेट रखिएगा, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।